इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग जीजी को अपने डैड से बात करते हुए देखते हैं। वो डैड से कह रही थी कि ठीक है, वो अपनी सौतेली बहन के बदले सेन, जो कि अभी वेजिटेबल स्टेट में है, उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके डैड ये बात सुन करके खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल ये था कि क्यों। तो वो जीजी से पूछते हैं तो ठीक है, बदले में वो उसे ये बताए कि उसे क्या चाहिए। वो उसे सीधे 10 बिलियन का डिमांड करती है। इसके लिए उसके डैड को अपनी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी प्यारी बेटी जियांग की शादी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वेजिटेबल एस्टेट के इंसान से कराना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो जीजी को 10 बिलियन देने के लिए भी तैयार थे। उसके डैड उसे कहते हैं, लेकिन तुम तो अपने बॉडीगार्ड जुआन से इतना प्यार करती थी, तो फिर तुम इतनी आसानी से इस बात को कैसे मान गई कि तुम किसी और से शादी भी करोगे, और ऊपर से तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड और बॉडीगार्ड जुआन अब जियांग का बॉडीगार्ड बनेगा। वो सोचती है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा बॉडीगार्ड जुआन मुझे नहीं, मेरी सौतेली सिस्टर जियांग को पसंद करता है। कुछ टाइम पहले उसने जुआन को जियांग के फ़ोटोज़ को देखते हुए देख लिया था, और उसी दिन से वो समझ गई थी कि वो कभी उससे प्यार नहीं करने वाला है। पिछले 2 सालों से जुआन यहाँ पर जीजी का बॉडीगार्ड बन के घूम रहा था, और तब उसे उसके सवालों का जवाब भी मिल गया था कि क्यों। यहाँ पर एक और सीक्रेट उसका रिवील हुआ था जब वो जुआन से पहली बार मिली थी। वैसे तो वो अपने लिए एक हिडन बॉयफ्रेंड और मेल मॉडल ढूंढ रही होती है, लेकिन जब वो जुआन को देखती है तो वो उसे लॉन्ग टाइम अपने साथ रखने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेती है। अगले कुछ दिनों तक वो जुआन को कैसे न कैसे रिझाने का, पटाने का बहुत ही कोशिश करती है। बहुत सारे हिंट देती है, वो उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी, उससे प्यार जताया करती थी। लेकिन जुआन इन 2 सालों में जीजी के लिए कभी भी नहीं पिघला, और कभी भी वो उसके लिए अलग थॉट लाया ही नहीं। जीजी इन बातों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, शायद जुआन अभी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन आज नहीं तो कल उसे पसंद कर ही लेगा। लेकिन उसका दिल पूरी तरीके से उस दिन टूटता है जिस दिन वो जुआन को अपने कमरे में अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है। तो उसे पता चलता है कि वो कोई एक्चुअल में बॉडीगार्ड नहीं है, वो तो शहर का रिचेस्ट प्रिंस है, और वो जियांग को पसंद करता है। दैट्स वाई वो यहाँ पर जीजी का बॉडीगार्ड बनने का एक्टिंग कर रहा है, ताकि वो जियांग के करीब रह सके। मतलब ये फुद्दूपना करने की क्या ज़रूरत थी, वो तो डायरेक्ट जियांग का भी बॉडीगार्ड बन सकता था ना। खैर, वरना ये कहानी कैसे बनती, कहानी करने इतनी सेटिस्फैक्ट्री है ना कि मज़ा ही आ जाने वाला है देख करके यहाँ पर। तो इस तरीके से जब जीजी को यहाँ पर पता चलता है कि जुआन रिचेस्ट प्रिंस होने के बावजूद भी उसके पास सिर्फ इसलिए है ताकि वो जियांग के करीब रह सके, तो वो समझ चुकी थी कि उसके दिल में वो कभी भी अब जगह नहीं बना सकती है। दैट्स वाई अब उसे जाने देने का डिसाइड करती है। वो यहाँ पर जुआन से मिलने के लिए जाती है। जुआन जल्दी जल्दी जियांग के फ़ोटोज़ को हाइड करता है, पूछता है क्या हुआ। जीजी उसे कहती है कि कल एक ऑक्शन होने वाला है, तो उसे उसके साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा। जुआन हाँ कह देता है और जीजी को कहता है कि ये इसका पर्सनल एरिया है, तो दोबारा बिना नॉक किए कभी उसके कमरे में नहीं आने। वो डर था उसे कि अगर वो ये देख लेगी कि वो जियांग को लेकर फैंटेसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे जॉब से निकाल देगी, क्योंकि दोनों बहनों के बीच बनता नहीं था। जीजी अब धीरे धीरे यहाँ पर जुआन को जियांग की तरफ ढकेलने का काम कर रही थी। उसने खुद को जुआन से पूरी तरीके से अलग कर लिया था, लेकिन वो जॉब से उसे तब तक नहीं निकालेगी जब तक कि वो सेन से शादी ना कर ले। दूसरे दिन वो लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हर बार जब जीजी आती थी तो वह जुआन से काफ़ी लवी डबी होकर बिहेव किया करती थी, लेकिन आज बिल्कुल वो मालकिन की तरह उसके साथ बिहेव कर रही थी, और जुआन को उसके लिए गेट खोलने के लिए भूलती है। उसके दिमाग में आता है कि इतनी बदली बदली सी क्यों है, बट फिर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, और वो लोग उस ऑक्शन के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जियांग भी आई हुई थी, और वे ग्रीन टी बन करके घूमा करती थी। अब चाइनीज़ ड्रामा में ग्रीन टी का ये मतलब होता है कि है तो वो एक्चुअल में बहुत ही विशियस, लेकिन बनती है बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी, लोगों के रिश्ते तोड़ने वाली। हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो तो आप समझ ही चुके होंगे। अब यहाँ पर वो जीजी से उसके सामने अच्छे से बिहेव करती थी, और कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि जुआन उसमें इंटरेस्टेड है। वो तो बस जीजी के मज़े लेने के लिए जुआन को हिंट दे दिया करती थी कि वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती है, और जुआन भाई साहब चमड़ी मैटर में इतने में ही खुश हो जाया करते थे। ये लड़के सच में फुद्दू होते हैं, खोने के बाद में उन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आता है। खैर, यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है। जीजी को एक नेकलेस पसंद आता है। जियांग जानबूझ करके जीजी से वो नेकलेस छीनने के लिए उस नेकलेस का प्राइस बढ़ाने लगती है।
क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड जीजी को पॉकेट मनी तो देते नहीं है, उसके पास पैसे तो होंगे नहीं, तो फिर वो इतना महंगा नेकलेस वो कहाँ ही खरीद पाएगी। हर महीने 5 लाख रुपए जियांग को मिला करते थे और वहीं जीजी को 5,000 रुपया, जबकि जीजी उसकी खुद की असली बेटी थी जिसकी मोम की कंपनी पर ये लोग ऐस वार मारे हैं। बट उसे पता नहीं था कि जीजी को अभी 10 बिलियन का रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसीलिए जीजी यहाँ पर इन चीज़ों को बाय करने के लिए कोशिश कर रही थी। जियांग जितना भी प्राइस बढ़ाती वो उससे ज़्यादा कर दिया करती। अब जियांग यहाँ पर अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, मैं एक ऑक्शन में हूँ, मुझे एक नेकलेस पसंद आया, क्या आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके डैड उसे मना करते हुए कहते हैं कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है और वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। जीजी को लगता है कि अब तो वो नेकलेस खरीद ही लेगी, लेकिन जब तक जुआन यहाँ पर था तब तक कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है और उसका सेक्रेटरी यहाँ पर ऑक्शन में आने वाली हर चीज़ को ही खरीद लेता है और वह जियांग को ये चीज़ देने का प्लान कर रहा होता है। जीजी समझ जाती है कि जुआन रिचेस्ट प्रिंस है, तो ऑब्वियसली ये इसका सेक्रेटरी होगा जो कि उसी के कहने पर जियांग के लिए ये सारी चीज़ों को खरीद रहा है। उसे और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। कहते हैं ना कि लड़कियां यूं ही रिश्ता नहीं तोड़ती और जब एक बार तोड़ती है तो फिर वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से जीजी खुद को जितना हद तक हर्ट करना चाहती थी वो कर लेना चाहती थी ताकि वह जुआन की तरफ कभी मुड़ के दोबारा ना देखे, चाहे वह जिस सिचुएशन में भी हो। अब यहाँ पर वो सारा चीज़ रिचिस प्रिंस के नाम पे ख़रीदा जाता है और जियांग को गिफ्ट कर दिया जाता है। जियांग की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है ये सोचते हुए कि लगता है कि उस रिचिस प्रिंस को उससे प्यार हो गया है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है और इतने महंगे महंगी चीज़ों को खरीदा हुआ है। जीजी को ये बात बहुत बुरा लगने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से निकल करके वो लोग क्लब जा रहे होते हैं तो जानबूझ करके जियांग जुआन और जीजी के साथ रहने के लिए उसके साथ आकर के बैठ जाती है। यहाँ पर जुआन जानबूझ करके कार लॉक कर देता है ताकि जीजी उतर ना पाए, जियांग उतर ना पाए। जीजी को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो कंट्रोल कर रही होती है। वो लोग बात करते करते आगे जाते हैं। जियांग उसका दिमाग ख़राब कर रही होती है कि तुम्हें पता है जुआन, और जिस प्रिंस ने मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों गिफ्ट की होगी। तो जुआन कहता है शायद वो तुम्हें पसंद करता होगा। वो इनडायरेक्टली उसे हिंट दे रहा होता है। जीजी इन चीज़ों से इरिटेट हो रही थी और कहती है कि अगर दोबारा कुछ भी बोला तो मैं तुरंत ही तुम्हें कार से उतार दूँगी। वो देखती है कि जियांग यहाँ पर फ्रंट मिरर से जुआन यहाँ पर जियांग को ही देखे जा रहा है। फिर वो लोग क्लब पहुँचते हैं जहाँ पर कि जुआन वैसे तो बॉडीगार्ड था जीजी का, लेकिन प्रोटेक्ट वो जियांग को कर रहा होता है। इन बातों को इग्नोर करके सबको सच्चाई जानने के बाद भी जीजी पार्टी करने के लिए आगे चली जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़के उसे आकर के छेड़ने लगते हैं। जीजी उनसे अकेले ही निपटने का कोशिश कर रही थी। जुआन यहाँ पर जियांग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में था और वो काफ़ी देर बाद वहाँ पर आता है। जीजी उसे कहती है, हो गया ड्रामा तुम्हारा। वो उसे इस चीज़ के लिए डांटने ही वाली थी कि वो अभी उसके एज ए बॉडीगार्ड काम कर रहा है, तो उसका काम है उसका ख्याल रखना, ना कि यहाँ पर जियांग का प्रोटेक्ट करना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, यहाँ पर जियांग आ जाती है और वो कहने लगती है, अरे अरे इसे मत बोलो, मैंने इसे कहा था प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे तो बस इस चीज़ का आग लगा था कि वो जियांग का बॉडीगार्ड और वो उसे पसंद करता है, इसी बात से वो खुश थी और जानबूझ के उसे छीना करती थी। तभी एक जो ड्रोन था वो मेल फंक्शन वहाँ पे करने लगता है और वो जीजी को छोड़ करके जियांग को सेव करने में लग जाता है, जिससे कि जीजी इंजर्ड हो जाती है। वो लोग हॉस्पिटल में थे तो जियांग यहाँ पर जीजी का केयर करने की एक्टिंग कर रही थी कि मेरी वजह से जीजी को चोट लग गया। जीजी को यहाँ पर होश आता है तो वो जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जियांग कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। जीजी कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उसके जाने के बाद जुआन कह रहा था कि गलती मेरी है, मैंने वैसे समय में जियांग को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोलो, तुम जीजी को कुछ नहीं बोल सकती। जुआन को भी जीजी वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वो घर पहुँचती है तो जुआन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे जो पनिशमेंट देना है तुम दे सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्ड हूँ और मैंने यहाँ पर जियांग को प्रोटेक्ट किया। तो वहाँ पर ये स्टिक उठाती है और वो एक्चुअल में जुआन की पिटाई करने के इरादे में थी, ताकि थोड़ा तो उसका गुस्सा, थोड़ा तो उसका हर्ट कम हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में जियांग आ जाती है। उसे दोनों साइड से गेम खेलने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था और यहाँ पर वो जियांग को कहने लगती है कि गलती मेरी है, मुझे पनिश करो, जुआन को नहीं है। और जीजी गुस्से में आकर के एक बार स्टिक यहाँ पर जियांग को मार देती है। उसका ओवर ड्रामा चालू हो जाता है। जुआन जियांग को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी इसके बाद अपने शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए चली जाती है जो कि वो सेन के लिए पहनने वाली थी। जब वो वहाँ से लौट रही थी तो एक किडनैपर यहाँ पर जीजी को किडनैप करके लेकर के जाता है। जीजी को जब होश आता है तो वो उस किडनैपर को यहाँ पर जुआन को फ़ोन पर
लाउड स्पीकर पर बात करते हुए सुन रही थी और उसने उस किडनैपर को ऑर्डर दिया था कि जेजे को यहाँ पर 100 बार वैसे कोड़े मारने हैं जिससे कि उसने जियांग को ऐसे मारा था। अब जीजी समझ जाती है कि वो लड़का उससे पनिश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसका दिल और बुरी तरीके से टूट जाता है। ये सब कुछ करने के बाद वो किडनैपर जीजी को वहाँ से जाने देता है। हॉस्पिटल में उसे होश आता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थी। खुद को संभालते हुए वहाँ से बाहर निकलती है तो बगल कमरे में देखती है कि जुआन यहाँ पर जियांग का फिक्र कर रहा है। ये देखती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि उसने ऐसे इंसान से कैसे ही प्यार किया था। अपने ज़िंदगी के 2 साल उसने इस इंसान के पीछे बर्बाद कर दिया और वो इंसान कभी पलट करके भी उसकी तरफ देखने नहीं वाला है। खुद को वो संभालती है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है और ड्रेस वेस चेंज करके घर पहुंचती है। ऐसे दिखाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वहाँ पर जुआन उसका केयर करने के लिए खड़ा था बॉडीगार्ड बन के। वहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है कि जियांग का बर्थडे और उसने तुम्हें कल इनवाइट किया है। जीजी का जाने का मन नहीं था बट वो जुआन से पूछती है तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए। वो कहता है हाँ ऑब्वियसली, वो इसी बहाने तो जियांग के पास जाना चाहता था। जीजी भी मान जाती है। वो लोग उस पार्टी के लिए पहुंचते हैं जहाँ पर कि जियांग पहले की तरह जीजी से अच्छे से बात करने का कोशिश करती है लेकिन जीजी उसे भाव ही नहीं देती है और वो अपना साइड में अपना काम करने के लिए चली जाती है। उसके दिल में शुरुआत से इन लोगों के लिए नफरत था। उसकी मॉम के जाते ही उसके डैड ने यहाँ पर जियांग और उसकी फैमिली को लेकर के आ गए थे क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने उसे धोखा दिया था और वो उसकी मॉम को छोड़ करके शुरुआत से ही जियांग और उसकी मॉम के साथ रहना चाहते थे। ये सारी बातें यहाँ पर जीजी को पता था लेकिन वो चाह करके वो कुछ कर नहीं सक रही थी क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही वीक थी। इसीलिए वो उनको इग्नोर करने का डिसाइड करती है। जियांग अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि उसे किस टाइप का लड़का पसंद है तो बताती है जो अपने हार्ट पर मेरे नाम का टैटू कराए। मेरे लिए वो स्पेशल रोज़ लेकर के आया जो कि पहाड़ों पर मिलता है और ये सारी बातें जुआन यहाँ पर सुन रहा था और वो ये सब कुछ जियांग के लिए करना चाह रहा था। तभी वो रिचेस प्रिंस यहाँ पर जियांग के लिए इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट में भेजवा देता है। अब वहाँ सबको पता चल जाता है कि जो रिचेस प्रिंस है वो एक्चुअल में जियांग को पसंद कर रहा था। इसी वजह से तो उसने ये सब कुछ ऐसा किया। जीजी को ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही होती बट वो अपने इमोशन सब किसी को दिखाना ही बंद कर दी थी। इन बातों को इग्नोर करके जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जियांग उसे शो ऑफ करने के लिए उसके पीछे और उससे वो ये दिखा रही थी जैसे कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम की जगह ली थी वैसे ही मैं तुमसे अच्छी हूँ और मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। इधर जुआन आने लगता है तो वो नीचे गिर के एक्टिंग करने लगती है कि जीजी ने उसे थप्पड़ मारा। फैमिली आकर के जीजी को डांटने लगती है तो जीजी एक्चुअल में जियांग को थप्पड़ मारती हैं और कहती है कि अब मुझे जो बोलना है बोलो क्योंकि अब मैंने एक्चुअल में इसे थप्पड़ मारा और ये डिज़र्व करती है। ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। जुआन उसके पीछे जाता है तो जीजी उसे कहती है क्यों अब फिर से तुम मुझे 100 थप्पड़ मरवाने वाले हो। जुआन ये सुन के शौक हो जाता है। उसे डाउट होने लगता है कि जीजी को पता चल गया क्या। फिर सोचता नहीं उसने तो ये सब कुछ इतना सीक्रेटली किया था, उसे इस बारे में पता नहीं चल सकता है। जीजी का दिल टूट चुका था। उसे कहती है तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारी छुट्टी दे रही हूँ। वो जानती थी कि जुआन जानबूझ करके उसके लिए वो ज़रूर टैटू बनाने के लिए जाएगा। दैट्स वाई वो उससे पहले ही इस चीज़ के लिए छुट्टी दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर वो जुआन को सीक्रेटली कहीं जाते हुए देखती है। जीजी उसे फॉलो करती है तो देखती है कि वो एक प्राइवेट शॉप में जियांग के नाम का टैटू अपने चेस्ट पर करवा रहा। हालांकि उसके सेक्रेटरी ने मना किया था कि ये फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा ही रिस्की है, आपको मेहनत के काम करने होते हैं और टैटू के बाद रेस्ट करना होता है। लेकिन जुआन कहाँ ही सुनने वाला था। वो जियांग को इम्प्रेस करने के लिए ये करता है। ये देख करके जीजी बहुत रोने लगती है बट खुद को संभालते हुए फिर वो घर चली जाती है। और जब घर जाती है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर जुआन आता और वो बहुत ही इंसर्ट कंडीशन में था। वो जियांग के लिए वो रोज़ लेने के लिए गया हुआ था। जीजी को पता ही था। अगले दिन वो जीजी को कहता है एक्चुअल में उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ पर कुछ दिनों की छुट्टी चाहता है। तो जीजी भी उसे अलाउ कर देती है क्योंकि वो सामने से ही देख रही थी कि क्या चल रहा है और वो अब खुद जुआन को अपने साथ नहीं रखना चाह रही थी। दैट्स वाई उसे अलाउ कर देती है कि ठीक है जाओ, तुम्हें जितने दिनों की छुट्टी चाहिए तुम ले सकते हो। शादी करने से पहले जीजी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है जहाँ पर कि उसके दोस्तों को जीजी की काफ़ी फिक्र हो रही थी। जीजी कहती है कोई बात नहीं, एक बार मेरी शादी सेन से हो गई तो मेरी फैमिली से फाइनली मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे अब उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
लेकिन जब वो उस क्लब से निकल रही थी तो वो जियांग को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनती है। वो अपने दोस्तों को ये शो ऑफ कर रही होती है कि किस तरीके से जीजी जोआन के पीछे पड़ी हुई है और जोआन उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए उसने वो टैटू भी बनाया है, उसके लिए वो रोज़ भी लेकर के आया, लेकिन उसे उसकी फीलिंग की कोई फिक्र नहीं है। वो कहती है मैं तो बस जोआन के साथ मज़े कर रही हूँ उसके साथ, इसलिए उसे भाव देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो जीजी को पसंद है। अब मेरे पीछे रिचेस प्रिंस पड़ा हुआ है, मैं उसे छोड़ करके यहाँ पर जियांग को जुआओ को भाव देने वाली है, ये तो होने ही नहीं वाला। जैसे सोचती है कि जब जोहान को पता चलेगा कि वो जिस इंसान से प्यार करता है वो उसके बारे में ऐसा सोचती है तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। अगले दिन वो अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाती है। बहुत ही उदास थी, कुछ देर वो अपनी मॉम के ग्रेव के साथ बिताती थी। घर आकर के वो अपनी चीज़ों को पैक कर रही होती है, जहाँ पर कि इस तरीके से उसके पास एक जोआन की फ़ोटो भी थी और उस फोटो को वो डस्टबिन में फेंक देती है। उसके डैड ने जीजी के अकाउंट में वो 10 बिलियन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे और जीजी अब सेन फैमिली के घर में शिफ्ट होने जा रही होती है। यहाँ पर ये बात जोआन को पता नहीं था। जोआन यहाँ पर आता है, वो जीजी से पूछता है कि ये पैकिंग क्यों हो रही है। जीजी कहती है कि वो अपना जगह मूव कर रही है। जोआन उसे कहता है तो ठीक है, तुम्हारा नया एड्रेस क्या है तुम बता देना, मैं वहाँ भी आकर के तुम्हारा जॉब ज्वाइन कर लूँगा। जीजी मन में कहती है नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम खुलेआम जियांग के साथ रह सकते हो। बट वो उसे कुछ बोलती नहीं है। वो बस उसे कहती है कि जाओ जियांग को उसके ये फेवरेट स्नैक्स दे करके आ जाओ, उसे खाने का मन हो रहा था। इस बात से जोआन खुश हो जाता है कि चलो उसे इसी बहाने जियांग से मिलने का मौका मिलेगा। बट उसे पता नहीं था कि शायद वो जीजी को लास्ट टाइम देख रहा है। जीजी उसके जाते ही थोड़ी सैड हो जाती है और अपनी पैकिंग वगैरह करने लगती है और वहाँ से निकल जाती है किसी को बिना कुछ बताए। जाने से पहले उसने अपना सिम कार्ड और अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ दिया था ताकि उसकी ज़िंदगी के पुराने लोग उसे कभी कांटेक्ट ना कर पाएँ। दूसरी तरफ जोआन को दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वो सोचता है कि वो तो जियांग के लिए फ्रूट लेकर के आया, फिर भी खुश होने के बजाय वो सैड क्यों है। यहाँ पर जियांग अपने डैड से कह रही थी आपने उसे 10 बिलियन क्यों दिया। उसका डैड उसे समझाते हैं तो क्या तुम उस वेजिटेटिव इंसान से शादी करना चाहोगी। नहीं ना, इसी वजह से मैंने उसे पीछे छुड़ाने के लिए किया है। एक बार उसकी शादी हो जाए, उस फैमिली से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिर मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जाकर के जियांग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। तभी वहाँ पर जोआन आता है और वो जियांग के लिए उसका फेवरेट स्नैक लेकर के आया हुआ था। जियांग का बात सुनकर उसे पता चलता है कि जीजी किसी और से शादी करी है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर जियांग से पूछने लगता है कि क्या बोल रही हो, जीजी किससे शादी कर रही है। तो बता दी है कि सिन फैमिली के लड़के से वो शादी कर रही है जो कि अभी वो वेजिटेटिव स्टेट में है। जोआन ये सुन करके शॉक्ड हो जाता है। साथ ही में जियांग उसे ये बताती है कि एक्चुअल में जीजी ने तुम्हें मुझे दे दिया है। जोआन सोचता है कि क्या मैं कोई सामान हूँ जो मुझे उसे दे रही है। बट फिर वो सोचता है एक मिनट, उसे तो खुश होना चाहिए कि अब वो खुलेआम 24/7 जियांग के साथ रह सकता है जिससे कि वो इतना प्यार करता है। बट उसे जीजी के बारे में क्यों फिक्र हो रही है। वो एक वेजिटेटिव इंसान से शादी कर रही है, इस बात का बुरा उसे क्यों लग रहा है। वो सोचता है कि शायद जीजी के साथ रहते रहते उसकी आदत हो गई है, दैट्स वाई वो ये फील कर रही है। वो समझ जाता है कि जीजी यहाँ पे नॉर्मली घर मूव नहीं कर रही थी, एक्चुअल में वो शादी करने के लिए जा रही थी। पिछले 2 साल जीजी के साथ बिताए हुए उसे सारे वक्त याद आने लगते हैं। बट वो उधर की फीलिंग को उससे अपना मन डाइवर्ट करता है और जियांग पर फोकस करता है। जियांग कहती है आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो चलो मुझे शॉपिंग करने के लिए, मतलब बॉडीगार्ड हो तो चलो मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है तो हम साथ में चलते हैं। जोआन जियांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग बाहर जा कर के बहुत सारी चीज़ें खरीदने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पर जो जोआन था वो अब जियांग के साथ रह के जीजी को मिस कर रहा होता है। वो सोच रहा था कि उसे हो क्या गया है, जो वो चाहता था वो उसे मिल रहा है। वो जियांग के साथ रहना चाहता था लेकिन वो उसके साथ खुश क्यों नहीं है। उसके सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। वो जो भी जियांग यहाँ पर चीज़ पसंद करती थी वो पूरा ही उस रिचेस प्रिंस के नाम पे अपने सेक्रेटरी को बोल दिया करता था खरीदने के लिए। और फाइनली वो यहाँ पर सोच रहा था कि जब जीजी से उसका पीछे छूट ही चुका है तो वो जियांग से शादी करने का प्लान कर रहा था, उससे प्रपोज़ करने का प्लान कर रहा था। अपने सेक्रेटरी को वो जियांग के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पर तैयार करने के लिए बोल देता है ताकि यहाँ पर वो जियांग को उसका बेस्ट दे सके। लेकिन उसे यहाँ पर जीजी की फ़िक्र हो रही थी। सोच रहा होता है वो ठीक तो होगी ना, फिर सोचता है कि यार मैं ही शायद पागल हो रहा हूँ। अगले दिन वो जियांग को मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो लोग बाहर जाने वाले थे
और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो घर के गेट पर एक बिल्ली थी, जिसे देखते ही जियांग यहाँ पर चिल्लाने लगती है, ये घटिया सी बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। उसके मुंह से गलती से ऐसा लैंग्वेज निकला था तो वो यहाँ पर जुआन को कहने लगती है, अरे अचानक से मैंने उस बिल्ली को देखा ना तो मैं घबरा गई थी। जुआन भी इस बात को इग्नोर कर देता है। वो लोग आगे ड्राइव करते हुए जा रहे थे तभी एक ट्रक गलती से इम्बैलेंस हो करके उनकी कार से टकराता है। जियांग को सेव करने के चक्कर में जोहान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है, बट वो खुश था कि वो कम से कम जिस इंसान से प्यार करता है वो सेफ है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जियांग यहाँ पर जोहान के होश में आने का वेट कर रही थी। वो उसके होश में आते ही कहती है, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि शायद तुम नहीं बचने वाले हो। जुहान को लगा था कि जियांग कुछ देर और उसके साथ रुकेगी, लेकिन जैसे उसे कॉल आता है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ इमरजेंसी है, वो जा रही है और वो उससे बाद में मिलने के लिए आएगी। ऐसा करके जब वो चली जाती है तो जुआन ना जाने क्यों यहाँ पर जीजी को याद करते हुए सोचता है कि जब लड़ाई के चक्कर में उसे एक छोटी सी खरोच लगी थी तो पिछले 2 दिनों तक जीजी 24 घंटे भी उसके पास से हिले नहीं थे और उसके लिए ये सारे काम उसने पर्सनली अपने हाथों से किए थे और वो अब जीजी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि मैं जियांग को प्रपोज करने वाला हूँ, तो उसके लिए सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करने के लिए उसके फ्रेंड कहते हैं सोच लो एक बार, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट कन्फेशन होने वाला है। जुआन कहता है मुझे भरोसा है कि जियांग मुझे हाँ कही देगी। फिर उससे पूछता आखिरकार तुम जियांग को इतना पसंद क्यों करते हो। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि 2.5 साल पहले वो एक पार्टी में था जहाँ पर कि एक गर्ल को वाइट ड्रेस पहने हुए देखा था और वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के उस बिल्ली को बचाई थी। वो उस लड़की का फेस नहीं देख पाया था। उसे किसी का कॉल आने लगा था तो वो साइड में बात करने के लिए चला गया था। वैसे तो वो एक्चुअल में जिजी थी, लेकिन जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बस उसे ये कहा कि वो इस फैमिली की डॉटर है। और जुआन यहाँ पर जियांग को वो इंसान समझ लिया था और यहाँ पर इसी वजह से वो पिछले 2.5 सालों से जियांग से इतना प्यार जता रहा होता है। उसने जियांग को कल कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, कल इतने बजे आ जाना। उसने कुछ अपने करीबी दोस्तों को बुलाया हुआ था वहाँ पार्टी में जहाँ पर कि वो जियांग को प्रपोज करने वाला था, लेकिन सुबह से शाम हो जाता है और जियांग तो यहाँ पर आती ही नहीं है। सोचो अगर जियांग यहाँ पर आ जाती तो उसे पता चल जाता कि कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है, वो रिचेस्ट इंसान है जो कि उसे फेवर कर रहा है उसके पीठ पीछे। लेकिन अफसोस यहाँ पर जियांग आती ही नहीं है। जुआन ने अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोला था कि जियांग कहाँ रह गई। उसने तो कल उसे टाइमिंग बताया था यहाँ आने का, तो उसे बताता है कि एक्चुअल में जियांग बॉडी स्पा ले रही है। अब जुआन सोचता कि कहीं वो जानबूझ करके तो उसे इग्नोर नहीं कर रही। वो अपने सेक्रेटरी को लेकर के उस प्लेस के लिए निकल जाता है। उस प्लेस पर पहुँचने पर अभी वो कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वो जियांग को अपनी दोस्त से बात करते हुए सुनता है। वो यहाँ पर जुआन का बुराई करते हुए कहती है, मुझे साफ पता है कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए बुला रहा है, लेकिन मैं एक बॉडीगार्ड से शादी करूँगी, इस बात का तो चांस ही नहीं है। मेरे पीछे शहर का रिचेस्ट प्रिंस पड़ा हुआ है, इट्स ऑब्वियस कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ। मैं तो बस उससे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने अपने फैमिली को बोला है पता लगाने के लिए कि वो कौन है और मैं जा कर के पर्सनली उसे प्रपोज करूँगी उससे शादी करने के लिए। मैं तो बस जुआन के पीछे इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि जीजी उसे पसंद करती थी, वरना वैसे अरे गैरों का कोई औकात ही नहीं है। तब जाकर के इस ढक्कन को दिमाग आता है ये लड़की तो उसके इमोशंस के साथ खेल रही है और वो सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जो कि इतनी सिंपल काइंड हुआ करती थी 2.5 साल पहले उसने जिसे देखा था। वो अपने ड्रेस का फिक्र किए बगैर एक बिल्ली को बचा रही होती है। वो वहाँ से चले जाता है बिना जियांग से मिले और बाहर भी बोल देता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ पर जियांग से मिलने के लिए आया हुआ था। और अब वो बैठ करके सोच रहा था कि क्या जियांग ही वो लड़की है जिसको किसने 2.5 साल पहले देखा था। वो इतनी इनोसेंट स्वीट हुआ करती थी, क्या सच में ये वही लड़की है जिससे कि उसने प्यार किया था। उसे इस बात का डाउट होने लगता है और अपने प्यार से रिग्रेट भी हो रहा था और अब उसे उसकी फ़िक्र भी होने लगी थी कि वो ठीक है या नहीं है। तो वो यहाँ पर फाइनली डिसाइड करता है और इस तरीके से उसे कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए चाहते हैं। तो वो वहाँ निकलता है। जाने से पहले अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल देता है 2.5 साल पहले जो चैरिटी ऑक्शन हुआ था उसके CCTV फुटेज मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी हो लेकर के आओ। इसके बाद जब जुआन घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्सा थे। जियान के बहुत सारे लड़कों के साथ फ़ोटोज़ वो जुआन को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसी लड़की पसंद है जिसके कि ना जाने अब तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मैं बोल देता हूँ मेरे जीते जी ये लड़की कभी मेरे घर की बहू नहीं बनने वाली है। जुआन कहता है कि ग्रैंडफादर सिर्फ 1 दिन और मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है।
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इसे एक सही एक्सप्लेनेशन ला करके दूंगा। अगले दिन जुआन का बर्थडे था और उसने फाइनली जियांग को सबके सामने रिचेस प्रिंस बन करके प्रपोज करने का डिसाइड किया था। लेकिन बीच में ये सब कुछ होने से पंगे हो जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर उसे एक और दिन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने अपने घर के बटलर को बोला था, जीजी की लाइफ इस फैमिली में इतने सालों में कैसी रही है, मुझे सब ला करके बताओ। वो ला करके बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जियांग की फैमिली ने जीजी को बुली किया है और जियांग और उसकी मॉम की ही वजह से यहाँ पर उसकी मॉम की जान गई है। भाई साहब, जब उसे ये बात पता चलता है तो उसे इतना ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है, इतना ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है कि पूछो ही मत। लेकिन यहाँ पर अब क्या ही फ़ायदा हो सकता था, वो तो उसके लाइफ से जा चुकी है ना, तो फिर अब क्या ही कर सकता है वो। ये सब कुछ जानने के बाद कल वो जियांग और उसकी फैमिली को असली सबक सिखाने का डिसाइड करता है। उसका फ्रेंड कहता है वीडियो तो मिल गया है लेकिन ब्रोकन है, कल तक रिकवर हो पाएगा, चलेगा? जुआन कहता है हाँ, कल तक मैं इंतज़ार कर लूँगा। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने पार्टी थ्रो किया हुआ था, सब रिचेस प्रिंस से मिलने वाले थे, उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर जियांग अपनी फैमिली के साथ आती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन को वो वीडियोस मिल चुके थे जिसमें कि वो साफ देख रहा होता है कि एक्चुअल में उस वीडियो में जीजी है ना कि जियांग। जब उसे पता चलता है कि वो 3 सालों से गलत लड़की से प्यार कर रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। जब यहाँ पर उसकी फैमिली आती है तो सारे लोग उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें तो रिचेस प्रिंस ने इस तरीके से पर्सनली इनवाइट किया है, ज़रूर वो तुम्हें यहाँ पर कन्फेस करने वाला है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वो इसी बात से खुश हो रही होती है कि चलो अच्छी बात है, रिचेस प्रिंस उसे प्रपोज करेगा तो फिर क्या ही दिक्कत है। वो लोग उस पार्टी में यहाँ पर आए हुए थे। जब रिचेस प्रिंस की एंट्री होती है तो सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं कि वह रिचेस प्रिंस कोई और नहीं, एक्चुअल में जुआनी है, जो कि इस तरीके से इतने दिनों से जियांग के पीछे पड़ा हुआ था। जियांग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, वो लड़का तो अब उसे प्रपोज करेगा ही, लेकिन वो उसे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार करने वाला हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर मेरे जो ये बूढ़े अंकल हैं ना, जिनकी की वाइफ का डेथ हो गया है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। ऐसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बुलाया है। अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली के साथ डील साइन करना है तो इस इंसान से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं तो फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उसके फादर कंपनी के डील के मजबूरी में और लालच में जियांग की शादी उस बूढ़े इंसान से कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। जियांग कहती है तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जुआन कहता है मैंने 3 साल पहले गलत लड़की को पहचान लिया था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। उसकी फैमिली को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। अब जियांग को उस बूढ़े इंसान से शादी करना था। उसके डैड यहाँ पर जुआन से बात करने के लिए आते हैं तो जुआन कहता है डोंट वरी, मैंने शहर के सारे बड़ी बड़ी फैमिली से बात करी है, वो लोग सब आपको ब्लॉक करने वाले हैं, कोई आपका सपोर्ट नहीं करने वाला है। तुम लोगों ने जीजी को इतना ज़्यादा परेशान किया, उसकी खुद की फैमिली में उसकी मॉम को मार डाला, और तुम लोग सर्वाइव करना डिजर्व करते हो, ये तुमने सोच कैसे लिया? साथ ही में उनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन जुआन को तो कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उस प्लेस की प्लेन की टिकट कटाओ और मुझे जीजी से मिलने जाना है। उसका सेक्रेटरी कहता है शायद अब लेट हो चुका है, अब जीजी सेन से शादी करने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ से सेन कट करके हमें जीजी को दिखाया जाता है, जो कि अब सेन फैमिली में थी और वहाँ पर वह सेन का ख्याल रखा करती थी। वैसे तो सेन वेजिटेटिव स्टेट में था, लेकिन वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी। सोचती है ये बंदा इतना हैंडसम है, कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद कि वो कोमा में था। वो उसकी बॉडी को क्लीन कर रही होती है, तभी अचानक से उसकी बॉडी में मूवमेंट होता है और सेन को होश आ जाता है। जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स भी देख करके खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर सेन को होश आ गया है। अब आप लोग गेस करना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पर जीजी किसे चूज करने वाली है, जुआन को या सेन को। तब तक कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर जीजी को अपने कमरे में कुछ देर के लिए भेज दिया जाता है। सेन से उसके मॉम डैड को पर्सनली बात करना था। बात करने के बाद यहाँ पर जीजी को बुलाया जाता है कि सेन उससे मिलना चाहता है। जब यहाँ पर जीजी सेन से मिलने के लिए जाती है तो वो से कहती है कि तुम वेजिटेटिव स्टेट में थे, इसीलिए तुम्हारी फैमिली ने मुझे चूज किया था तुमसे शादी करने के लिए, बट जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें होश आ चुका है, तो अब इस शादी को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, तुम जब कहो मैं तुमसे अलग होने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर सेन उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली ने तुमसे शादी करने के लिए क्यों हाँ किया? वो कहती है नहीं, तो बताता है क्योंकि एक्चुअल में मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी। जब मेरी मॉम को पता चला कि एक्चुअल में तुम हुई हो तो उन्होंने पहले ही हमारी शादी को फिक्स कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि हम दोनों उनकी तरह आगे शादी करके अपना लाइफ निभाएं।
और तुम्हारे मॉम के जाने के बाद मेरी मॉम ने शादी का रिश्ता भेजा था और वो तुम्हारे लिए ही था। इसके बाद मैं कोमा में चला गया, जिसके बाद मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारी बहन तो वो हरगिज़ नहीं होगी। तुम सोच समझ लो। आई नो हमारे बीच अभी कोई प्यार का फाउंडेशन नहीं है, बट हम रिलेशनशिप अच्छा लेकर के चल सकते हैं। जीजी सेन को एक मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। घर के सारे मेड को सेन कहता है कि जीजी की हर एक बात इस घर में मानी जानी चाहिए और बिल्कुल हमारी फैमिली मेम्बर की तरह उसका केयर होना चाहिए। उसकी मम्मी देख करके बहुत ही खुश हो जाती है कि यहाँ पर सेन भाई साहब जीजी में इतना इंटरेस्ट ले रहा है। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो उसके लिए 2-4 मेड ऐसे ड्रेसेस और फूड लेकर के खड़ी थी। जीजी को इन चीज़ों की आदत नहीं थी और ये कुछ ज़्यादा ही उसके लिए ऑकवर्ड हो रहा होता है। दैट्स वाई वो उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर इस तरीके से जब सेन कमरे में आता है तो वो समझ जाता है कि एक्चुअल में वो ऑकवर्ड है। तो वो कहता है सॉरी, मुझे लगा कि शायद ये काम करने से तुम अच्छा फील करोगे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम ऑकवर्ड फील करोगे। वो मेड लोगों को बोल देता है कि ठीक है, अब इसे कोई परेशान नहीं करेगा, इसे आराम से अपना काम करने दो, ये जो भी करना चाहती है। फिर वो जीजी को बाहर लेकर के जाता है सनसेट दिखाने के लिए। जीजी कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे सनसेट पसंद है। फ्लैशबैक में सेन याद दिलाता है कि बचपन में जब हम खेलते रहते थे, मैं रो रहा था तो तुम मुझे आई थी चुप कराने और तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें सनसेट कितना पसंद है। वो कहती तुमने सच में उतने छोटे बच्चे की बात याद करके रखी है, तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सेन कहता हाँ, मुझे तुमसे रिलेटेड तुम्हारी हर एक चीज़ याद है। उसकी ये बातें सुनने के बाद उसे लगने लगता है कि उसकी फीलिंग उसके लिए जेन्युइन है। तो वो जीजी कह देती है ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। सेन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ जॉन जीजी की शादी रोकने के लिए आ रहा होता है। मुझे लिटरली जॉन पर इतना गुस्सा आया था ना कि पूछो मत, बट फिर मैंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया। इट्स जस्ट ए ड्रामा। यहाँ पर जीजी रेडी थी सेन के साथ शादी के स्टेज पर चलने के लिए। वो सोच रही होती कि एक बार उसने जॉन को इमेजिन किया था कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वो सेन से यहाँ पर शादी कर रही है। बट सोचती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही सोचते हुए वो शादी के स्टेज पर सेन के साथ चलते हुए आगे जाती है। शादी के रिचुअल को जैसे ही आगे बढ़ाया जाता है तभी वहाँ पर जॉन उसकी शादी रोकने के लिए आ जाता है और वो उसे बोल रहा था कि जीजी सेन से शादी नहीं कर सकती। जीजी सोचने लगती है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जॉन उससे कहता है कि I'm सॉरी जीजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी और इंसान को 3 साल पहले तुम समझ लिया था। वो चैरिटी ऑक्शन वाला पूरा बात एक्सप्लेन करता है और जीजी को कहता है मुझे लगा कि वो जियांग है, वो इतनी इनोसेंट और इतनी सिंपल थी, काइंड थी कि मुझे उससे प्यार हो गया था। जीजी उससे कहती है तो अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी इस फीलिंग का, तुम्हारे रियलाइजेशन का क्या मैं अब बचा डालूँ? तुमने इन 3 सालों में जो मुझे हर्ट किया है, तुमने एक बार स्टिक मारने पर जियांग से, मुझे 100 बार कोड़े लगवाए किडनैपर से, तुमने मुझे क्या कुछ नहीं बोली करवाया, ड्रोन गिरा तो तुमने जियांग को सेव किया। तुम्हें क्या लगता है ये सारी रियलाइजेशन, तुम्हारा सॉरी मुझे तुमसे दोबारा प्यार करा देगा? ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने सेन से शादी करने का डिसाइड कर लिया। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से में आकर के सेन की पिटाई करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। जीजी को कहता है कि तुम्हें मुझे ही चूज करना होगा। जीजी उसे साफ तौर से मना कर देती है कि वो सेन से शादी करने वाली है, वो इनकी लाइफ अब डिस्टर्ब ना करे। उसकी फीलिंग से अब उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जॉन यहाँ पर कहता है कि मैंने इस हॉल में बॉम्ब लगा दिए हैं और अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं चली तो मैं यहीं पर ही ब्लास्ट कर दूंगा और सारे लोग मारे जाएंगे। जीजी और लोगों की जान के साथ नहीं खेलना चाह रही थी। दैट्स वाई वो सेन को कहती है डोंट वरी, मैं बस 1 हफ्ते में तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर सेन जीजी को वहाँ से जाने दे देता है। जाने से पहले जो यहाँ पर सेन की मॉम थी वो जीजी को एक पर्स देती है और कहती है इसे रख लो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब फुर्सत में हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। जीजी वहाँ से जॉन के साथ चली जाती है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने जीजी के लिए वाइट रोजेस का इंतज़ाम किया था। जीजी हंसते हुए कहती है तुमने इसी तरीके से जियांग को भी प्रपोज करने का प्लान किया था ना, जो कि फ्रांस से स्पेशली इंपोर्ट करके रोज़ मंगाए थे। बट अफसोस कि मुझे अब वाइट रोज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब रेड रोजेस पसंद है। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना के लेकर के आता है। जीजी को भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। बात बात पे जीजी यहाँ पर जियांग का नाम लिया करती। ओह, तो तुम्हें अभी उसकी पसंद नापसंद याद है, इसी वजह से तुमने उसके पसंद के हिसाब से खाना बनाया ना। मुझे इतना फीका खाना नहीं पसंद है। वो से कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए उसके बिना बात के बगैर नहीं रह सकते हैं? वो कहती है ऐसे कैसे भाई, वो तुम्हारी फर्स्ट लव थी, तुमने 2.5 साल उसे परसू किया है।
और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम उसके बारे में बात करें, ये तो नहीं हो पाएगा। तुमने उसके नाम का अपने हार्ट पे टैटू बनाया हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसके बारे में बात ना करूं, ऐसे थोड़ी चलता है। तो वो यहाँ पर एक नाइफ़ उठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें इस टैटू से प्रॉब्लम है तो तुम ये टैटू खुद ही अपने हाथ से ख़राब कर लो। लेकिन जिजी एक इंसान थी, भला वो सामने वाले को इस तरीके से कैसे हर्ट कर सकती थी। बट वह ज़बरदस्ती उस नाइफ़ को लेकर के ऐसे खुद के हार्ट पर स्क्रैच कराता है जिससे कि वो टैटू उसका पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। उसे लगा था कि शायद अब वो उसे माफ़ कर देगी, लेकिन जिजी के मन में अब जोहान के लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी। सीधी सी बात वो समझ नहीं पा रहा है। जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो वो हेलुसिनेट करता है कि वह जिजी से शादी कर रहा है, लेकिन जब उसे होश आता है तो देखता है कि जिजी तो उसे देखने तक के लिए नहीं आई। उसे जिजी की फ़िक्र हो रही थी कि वो किधर है, तो वो उसे फॉलो करते हुए जाता है जहाँ पर कि जिजी फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड सेन से बात कर रही होती है और उसे हस्बैंड करके पुकार रही होती है। वो तो बस 7 दिन पूरे होने का इंतज़ार कर रही थी। 7 दिन जैसे ही पूरे होते वो ये सब कुछ छोड़ करके वापस चली जाती सन के पास। जोहान ये देखता है तो वो गुस्सा करने लगता है। फिर वो सीजे को ऊपर छत पे लेकर के जाता है और वो कहता है कि पिछली बार मैंने ड्रोन एक्सीडेंट में जियांग को चूज किया था, इस बार मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को पनिशमेंट दे सकूँ। उसने बहुत सारे पंखे ऐसे ओपन करके रखवाए हुए थे और वो अपना हाथ उनमें डालने वाला था, जहाँ पर कि वो उसे रोक लेती है और ऐसा नहीं करने के लिए बोलती है। इस बात से उसे लगने लगता है कि शायद वो उसका केयर करती है। जब वो लोग सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि वो उसके साथ नॉर्मल है, लेकिन बस वो 7 दिन बीतने का इंतज़ार कर रही थी। जोहान के दिए गए गिफ्ट को वो जा करके रीसेल कर लेती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर उससे अब उस गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसे ध्यान आता है सेन की मॉम ने उसे वो पर्स दिया था और बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्स को वो खोल करके देखने लगती है तो उसके हाथ वो लेटर्स लगता है। उस लेटर थे एक्चुअल में सेन के। सेन उसे बचपन से ही प्यार करता था। वो हर वक्त हिडन तरीके से उसके साथ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस रिश्ते से उससे मिलने के लिए जाए और उसे कन्फेस करे कि वो उससे प्यार करता है। जब जीजू को ये बात पता चलता है कि सेन हर वक्त उसके साथ था, बस उसे पता नहीं चला, तो उसे रिग्रेट होने लगता है उसने जोहान जैसे इंसान से कैसे प्यार कर लिया था, जबकि उसके प्यार के काबिल तो सेन है जो कि उससे इतना प्यार करता था। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। फाइनली अब वो जोहान का साथ छोड़ करके अगले दिन जाने वाली थी। दूसरी तरफ जियांग जब अपने घर जाती है अपने डैड को कंप्लेन करने कि वो बूढ़ा इंसान उसे टॉर्चर करता है, उसकी मॉम उसे बताती है कि जोहान ने उनके कंपनी के चेन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है और अब वो लोग रास्ते पर आ गए हैं। वो इन सब का जिम्मेदार यहाँ पर जीजी को मान रही होती है और मनी मन बहुत गुस्सा कर रही थी कि वो जीजी को जाने नहीं देने वाले और उसे किडनैप करने का प्लान कर रही थी। ये सुनते ही उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि एक तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और ऊपर से दोबारा तुम उसे ही हर्ट करने का कोशिश कर रही हो। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता, उसे प्रोवोक नहीं करती, तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं ना। दोबारा अब मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए कभी भी ये सब कुछ करने के बारे में तुम मत सोचना। लेकिन यहाँ पर वो हार नहीं मानने वाली थी। दूसरी तरफ जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं तो जीजी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी। जोहान को एक पल को लग रहा था कि एक्चुअल में जीजी उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी ट्रॉली को देख के वो समझ जाता है कि नहीं, इन 7 दिनों में भी वो उससे प्यार नहीं करा पाया। यहाँ पर वो उसे कहता है कि इन 4 पॉइजनस रम में से एक जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला है। अगर मैं इसे पीऊँगा और तब भी तुम जाना चाहोगी तो तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। तो उसके मन में उसे लगता है कि शायद वो थोड़ा तो उसके बारे में केयर करती होगी तो शायद वो रुक जाएगी, लेकिन वो कहाँ ही रुकने वाली थी। वो एक एक करके सारे रम को पीते जाता है और जीजी के सामने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लास्ट जब पॉइजनस वो पीता है तब जीजी उसे छोड़ करके चली जाती है। एक तरफ वो जा रही थी और दूसरी तरफ जोहान को डॉक्टर्स उसका जान बचाने के लिए आ रहे होते हैं। वो जीजी को जाते हुए देख रहा था और रो रहा था। बाहर सेन जीजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो उसके लिए उसका फेवरेट क्रोशॉल लेकर के आई थी। सेन उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरा फेवरेट है? जीजी कहती है तुम्हारे डायरी में ये चीज़ें लिखी हुई थी। वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने शायद थोड़ा लेट कर दिया तुम्हारे लाइफ में आने में। जीजी कहती है कोई बात नहीं, अब से भी हम लोग एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला लाइफ जी सकते हैं। वो उसे अपने जैकेट में रख लिया था और फिर वहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आई थी। वो देखती है कि जीजी कैसे खुश हो सकती है जबकि वो टॉर्चर हो रही है। वो अपने साथ नाइफ़ लेकर के आई हुई थी और वो गुस्से में यहाँ पर
जीजी पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन बीच में यहाँ पर सेन आ जाता है और नाइफ उससे लग जाता है। गार्ड्स जल्दी जल्दी यहाँ पर जियांग को पकड़ के लेकर के जाते हैं और यहाँ पर जीजी सेन को ऐसे इंसल्ट दे करके परेशान हो जाती है। सेन उसे कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचाया। जीजी से कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अभी इतने दिनों बाद तुम्हारे पास आई थी, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। सेन हंसते हुए कहता है फाइनली तुमने कन्फेस किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक्चुअल में जो सेन ने वो क्रोशो अपने जैकेट में रखा था वो यहाँ पर जियांग के नाइफ से उसे सेव कर लेता है। ये जानती है जीजी थोड़ी सी उसकी पिटाई करने लगती है। मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर के परेशान हो गया था और तुम हो कि यहाँ पर तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो सोचती है कि चलो कम से कम सेन सेफ है। वो दोनों हंसी खुशी वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अगले कुछ दिनों बाद फाइनली यहाँ पर जीजी और सेन शादी कर रहे थे, जहाँ पर कि शादी वाले दिन सेन जीजी से कहता है कि जुआन हमेशा के लिए पैरालाइज हो चुका है और अब वो कभी होश में नहीं आने वाला है। वो जिंदा बच गया वही काफ़ी था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसने बहुत ज़्यादा ही पॉइजन पी लिया है। जीजी से कहती है मुझे उस इंसान के बारे में अब कोई बातें नहीं सुननी है, ये हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत है और हम उसे एक अच्छे से जीने वाले हैं। सेन ओके कह देता है और हमारा ये कहानी यहीं पर एंड कर दिया जाता है। मुझे तो ये कहानी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा वाली सेटिस्फैक्ट्री लगी थी, क्योंकि जीजी अगर जुआन के पास दोबारा जाती ना तो ट्रस्ट मी मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने वाला था। जुआन ने जो जीजी के साथ किया वो गलत किया। भले ही वो जियांग से प्यार करता था लेकिन दूसरे को हर्ट करने का उसे हक नहीं था। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।